बच्चों आपकी नूपुर मैम हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। और हमने एमसीक्यूज़ की वीडियोस करी थी, ये पार्ट 2 है उस एमसीक्यू वीडियोस का ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यू इको के जो थे हमारे टॉपिक, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। हम आगे के टॉपिक सब कवर करेंगे जो कि है डिमांड से स्टार्ट होता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट देखिए different quantities purchased at different possible price of a commodity is called what। अब डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे हैं। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना कि जैसे हमारे पास एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो उस डिमांड शेड्यूल में हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं। देन अगर क्वांटिटी डिमांडेड है तो यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है यहाँ पर बात की जा रही है वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है। इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन जितनी डिमांड कर रहा है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और डिमांड फंक्शन में आपके वही सारी चीज़ें आती हैं जो डिमांड से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि प्राइस, रिलेटेड गुड के प्राइजेस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें डिमांड फंक्शन में आ जाएगा। Then we have dramatic presentation of demand schedule of an individual buyer of a commodity in a market yields। जो डायग्राम में आपकी ये होती है, डायग्राम के थ्रू आप इसको बताते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल को। जब आप एक इंडिविजुअल बायर की यहाँ पर बात हो रही है, इंडिविजुअल बायर यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर, है ना। अगर मार्केट की बात करो कि भाई सबकी उस पर बात कर रहे हैं, देखो एक तो है शेड्यूल। शेड्यूल हमने क्या पढ़ा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है शेड्यूल, है ना। शेड्यूल का मतलब क्या है कि जब एक डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइजेस की जब बात की जा रही है, डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइजेस की बात की जा रही है, तो वो आपके डिमांड शेड्यूल में होता है। अब पूछा जा रहा है ड्रामेटिक, मतलब कि ग्रामर के ग्राफ एक बात की जा रही है कि डायग्राम बनाया जा रहा है, वहां पर जो वो होता है वो क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, है ना। तब डिमांड कर्व की बात हो रही है क्योंकि डायग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास ये सब चीजें ये आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दीज प्रोसेसेस व्हाट, कि अब हम एक चीज है, मतलब एक गुड है, उसकी डिमांड कर ही क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें उससे क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, यानी कि सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड, नो, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, और ये भी चीज़ है क्या, डिमांडेड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि आपका पेन और इंक, फिर कार और पेट्रोल, दोनों की डिमांड क्या होगी, एक साथ ही होगी, है ना, और एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट भी करते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। In case of normal goods, the relationship between income and quantity demanded is, नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप होता है कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, अपनी जो डिमांड है उसको भी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। पैसा ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी परचेज कर लेते हो ना नॉर्मल गुड्स में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव किस में थी, इंफीरियर और गिवन गुड्स में, सॉरी इंफीरियर गुड्स में थी, हाँ, और गिवन में भी आओ। फिर है हमारे पास, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज व्हाट। नॉर्मल गुड्स में हमने पढ़ा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को हमारी क्या करता है, फॉलो करता है। अगर ये हम बात करते कि इंफीरियर गुड्स में क्या होता, तो इंफीरियर गुड्स तो लॉ ऑफ डिमांड को ये भी फॉलो करता है पर गिवन गुड नहीं करता, तो गिवन गुड में क्या हो जाता, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता। एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन गुड्स, की गिवन गुड्स नहीं मानते। और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि जो गुड्स क्या है, जिनकी डिमांड क्या है, इंक्रीज होगी, उसके प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सॉरी,
तो यहाँ पर हमारा 7th का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दोनों का, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आएगा कि हम इनकम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या बोलते थे कि प्राइस हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। पर जो इनकम की जब हम बात करते हैं वो मार्केट डिमांड फंक्शन में ही बात करते हैं। फिर है क्योंकि वो एज अ मार्केट एज अ होल की आप बात कर रहे हो ना वहां पर। फिर आता है हमारे पास इन केस ऑफ गिवन गुड डिमांड कर्व इज व्हाट। अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पर गिवन गुड्स के केसेस में फिर हमारा क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड को क्या है, नहीं मानता, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की वो। ठीक है। When increase in the price of one good causes an increase in demand for other, the goods are। जब increase in प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, तो वो गुड्स क्या होंगे, प्राइस इंक्रीज हुआ, किसी और गुड की बात हो रही है यहाँ पर, देखो डिमांड फॉर अदर गुड, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो ये होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज हो तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स में इनकम जो इफेक्ट होता है हमारा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व अकर्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन व्हाट। अब शिफ्ट और मूवमेंट दो चीजें होती हैं। मूवमेंट यानी कि जब अगर हम बात करें ना शिफ्ट और मूवमेंट की, तो मूवमेंट और शिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मूवमेंट है, मूवमेंट जब खुद के प्राइजेस की वजह से कुछ चेंज आ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी पीछे। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट यानी कि अदर देन प्राइस के अलावा किसी और चीज की वजह से जब चेंज आ रहा है डिमांड में तो हम उसे शिफ्ट बोलते हैं, और वो होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो उससे हमारा पूरा सप्लाई का वही चेंज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर फिर जैसे मान लो हमारे प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ पर प्राइस हमारे क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोला हुआ है इसने, किस वजह से होता है। अब आप बता सकते हो कि डेफिनेटली अदर देन प्राइस की वजह से। फिर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम caused by change in quantity demanded of product due to the change in real income caused by the change in own price is called what। देखो अब हमारे पास इसने ये क्या पूछा कि रियल इनकम में चेंज आ रहा है, ये देखते ही आप क्या कह दोगे, इनकम इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रियल इनकम में आपके पास क्या हुआ, चेंज हुआ, रियल इनकम चेंज हुई, तो इसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, डिमांड इंक्रीज कर दोगे, कम हो रही है तो आप डिमांड अपनी कम कर दोगे। तो कहीं ना कहीं प्राइस पे भी फिर इफेक्ट पड़ता है ना। तो कि मतलब आपके प्राइस अगर मान लो कम हो गए तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी इंक्रीज मानी जाती है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा आप पैसा सेव कर रहे हो अपने पास। फिर है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अगर इनकम हमारी क्या है, राइज हो रही है, तो जो हमारा डिमांड कर रहा है वो क्या करेगा, डेफिनेटली राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इधर आ जाएगा, एक सेकेंड,
क्या बोला है इसने कि इनकम जो है वो राइज हो रही है। जैसे पहले इस प्राइस पे आपके पास क्या थी, इतनी डिमांड थी, अब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप उस सेम प्राइस पे क्या करोगे, ज़्यादा बाय करोगे। तो आपकी जो ये है यहाँ पर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। अगर ये आपकी इनकम कम होती तो आपका ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल कॉज द डिमांड फॉर द इंटरनेट सर्विसेज टू, कि प्राइस की जो कंप्यूटर की प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया, अब लोग कंप्यूटर कम खरीदेंगे तो उसमें इंटरनेट सर्विसेज जो होती हैं तो वो भी लोग कम करेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विसेज की जो डिमांड है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू परसेंटेज मेथड इज कैलकुलेटेड एज व्हाट। आपके पास ना देखो बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे कि बेसिकली यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपको जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी का वो था फॉर्मूला था, उससे रिलेटेड घुमा फिरा के कुछ ना कुछ कर देते हैं। ये हमने सिंपल फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि डेल्टा पी बाय में क्यू, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी है डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी इनटू में पी बाय में क्यू, की चेंज हो रहा है जो, ठीक है, और प्राइस में जो चेंज हो रहा है, फिर पी बाय में क्यू, इंडिविजुअल प्राइसेस जो पहले थे प्राइसेस। तो ये तो हमारा ये वाला हो गया, बट इससे और घुमा फिरा के भी आपके पास आ जाते हैं फॉर्मूलाज, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर प्राइस है, डेल्टा चेंज इन प्राइस नहीं, पहले हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी ऊपर आती है। चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या है कि Q1 माइनस में Q, कि अब नई क्वांटिटी क्या हुई है और उससे पहले क्वांटिटी क्या थी। प्राइस का भी ऐसे होता है P1 माइनस में P, की अब क्या प्राइस है और पहले क्या प्राइस था। ठीक है, उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे फिर हमारे पास ये इक्वेशन डिराइव होती है। When the demand curve is parallel to y-axis, price elasticity of demand is what? अब डिमांड कर्व हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होती है ये, इससे पैरेलल है ना, तो पैरेलल है मतलब यानी कि जो हमारा प्राइस तो फिक्स है, सॉरी हमारी क्वांटिटी फिक्स है। अरे यार सॉरी, मैंने पहले भी आई गेस यहाँ पर गलत उस तरीके से बता दिया। यहाँ पर ना आपके पास ये आएगा, मैंने माइंड से स्किप हो गया कि देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि हमारे जो प्राइस है वो क्या रहा है, सेम है। ठीक है, तो इसी प्राइस पे अब हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो ये ऐसे शिफ्ट होगा। सॉरी, इट वाज रियली माइंड से स्किप हो गया, मैं उसको ही फिक्स करती रही। तो ऐसे है, मतलब कि देखो कि प्राइस आपका क्या रहेगा। अब यहाँ पर जैसे इसने बात करी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, मतलब यानी कि आपकी जो डिमांड है वो आप क्या करे जा रहे हो, बिल्कुल फिक्स है, इलास्टिसिटी क्या है, नहीं है इतनी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि इलास्टिसिटी हमारी क्या है, 0, क्योंकि फिक्स है डिमांड हमारी यहाँ पे। अगर डिमांड हमारा ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता, मतलब कि हमारी इन्फिनिटी डिमांड है, डिमांड हमारी चेंज ही होती रहेगी सेम प्राइस पे। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, फिर है ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट। हमने पढ़ा था यहाँ पर, हमने यहाँ पर हाइपरबोला के बारे में पढ़ा था कि हाइपरबोला क्या होता है, ऐसे जाता है, ये हाइपरबोला होता है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। इस चीज को आपको याद रखना है कि इक्वल टू 1 होती है। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो 0, अगर
ऐसे हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यानी इन्फिनिटी। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर है when the slope of demand curve is zero, elasticity of demand will be what? यानी कि जब आपका स्लोप जो है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, जीरो है, तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है ना। अगर हमारा डिमांड कर्व का स्लोप जीरो होता है तो हमने पढ़ा है ना कि इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आंसर आता है, 1/0 तो इज इक्वल टू इन्फिनिटी वहां पे आ जाएगा। इन केस ऑफ अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड कर्व क्या होगी, डिमांड आपकी कितनी होगी। ग्रेटर देन इलास्टिसिटी है, सॉरी लेस देन है, यहाँ पर लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होता तो हम परफेक्टली वो बोलते, अब ये इलास्टिक बोलते। अब यहाँ पर हमारी इनइलास्टिक होगी क्योंकि लेस देन 1 है, इस वजह से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास when elasticity of demand is 1 at all points on demand curve, the demand curve will be what? अगर इलास्टिसिटी जो है हमारी वो क्या है, 1 है। अभी हमने यही ऊपर पढ़ा कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी। फिर डिमांड कर्व ऑफ एसेंशियल गुड से वाटर इज व्हाट, मतलब यानी कि जैसे पानी है, अब पानी के मान लो प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इट मीन्स ये तो नहीं है ना कि भाई आप पानी की डिमांड को कम कर दोगे, पानी तो आपको चाहिए ही होगा, पीने के लिए इसेंशियल है। तो यहाँ पर इनइलास्टिक हो जाएगी कि आप उतनी चेंज नहीं करोगे डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट हायर प्राइस इज व्हाट, जब प्राइस क्या है, हाई है, तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, हाई। क्योंकि जो चीज़ महंगी होती है अगर उसके प्राइसेस एकदम से और इंक्रीज हो जाए तो आप एक पॉइंट पे उसकी डिमांड को कम कर दोगे कि भाई बहुत चेंज होती जाएगी, मतलब कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप सोचोगे कि यार इतनी महंगी चीज़ है, अब थोड़ी सस्ती हो जाएगी तब खरीद लेंगे। When price of a commodity is 10, quantity demanded is 800. When its price rises by 4, quantity demanded 20 है। in case elasticity of demand is what? देखो जब प्राइस क्या था, 10 था हमारा प्राइस, तो हम 800 यूनिट कर रहे थे कंज्यूम। ठीक है जी, फिर हमारा प्राइस क्या हुआ, 4 रुपए से बढ़ गया और क्वांटिटी हमारी फॉल होगी 20% से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है, फॉल हुई है। ठीक है, प्राइस हमारा बढ़ा इस वजह से, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, यहाँ पर फॉल हुई है तो लेस देन 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पहले हमारे पास 800 यूनिट थी, यहाँ पर 20% करोगे अगर आप, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रही है 20% से, यानी कि कुछ 20% से। तो हमारी लेस देन हो गया। अगर क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हो रही होती तो हम ग्रेटर देन यूनिटी बोलते, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हम इस तरीके से, अगर हमें बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से ही थोड़ा अंदाजा लगाकर, हम तो ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा इसी के थ्रू थोड़ा अंदाजा लगा के कि देखो 10% था अब 4 हो गया, प्राइस कम हुआ, मतलब यानी कि 5 उससे हुआ कुछ, और फिर क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 800 से 20% फॉल हो गया, मतलब कि 800 से 20% फॉल, यानी कि हमारी कुछ 160 समथिंग ऐसे कुछ हो गई, 20/100 8 16, हाँ 160 हो गई हमारी। तो 160 हो गई यानी कि 160 सेकेंड, यार एक तो ये बोर्ड भी ना काम नहीं करता, 160 डिवाइडेड बाय में हमारे पास कितनी है
10 माइनस 4 6 इंटू 10 बाई में 100 800 क्वांटिटी माइंडेड है ना ये, ठीक है। 3 80 10 100 1 बाई में 3 दैट इज 0.3। तो 0.3 इट इज व्हाट, ED इज लेस देन 1। हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन इलास्टिसिटी, इसलिए आई हमारी लेस देन यूनिटी। फिर आते हैं हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया है जो हमने पढ़ा है। आगे हम अपने प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। हमने पढ़ा कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास होता है फिक्स और एक होता है हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर्स हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे शॉर्ट रन में होते हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास फिक्स फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं और वेरिएबल भी, मतलब कि एक फिक्स फैक्टर तो हमारा रहता ही है। पर लॉन्ग रन में हमारे पास दोनों वेरिएबल्स जो हमारे दोनों फैक्टर्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उसमें चेंज प्रोड्यूसर कर सकता है। तो हमारे पास पहले हमारे क्या है कि लेबर क्या है, लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। देखो लैंड है, ठीक है, मशीनरी है, ये सब फिक्स होते हैं, पर लेबर क्या है, वेरिएबल है कि आप चेंज कर सकते हो। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, कंजम्पशन, इनकम जनरेशन, वैल्यू एडिशन या वैल्यू डिडक्शन। बताइए प्रोडक्शन, कंजम्पशन और प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन, जब तक सेल ही नहीं होगी कितना प्रोड्यूस कर लोगे, इनकम जनरेशन भी नहीं हो सकता। प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन, क्या इनका कोई रिलेशन है, या वैल्यू डिडक्शन। अब प्रोडक्शन कर रहे हो तो वैल्यू घटेगी तो नहीं, पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वैल्यू एडिशन जरूर हो सकती है। तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है हमेशा सारी चीज़ों को एनालाइज करके। तो वो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू एडिशन की, इससे क्या हो रही है, हमारी वैल्यू ऐड हो रही है, फिर आप बेचोगे, फिर उससे इनकम जनरेशन होगी। फिजिकल प्रोडक्ट refers to the production as measured in terms of what? Physical product refers to the production as measured in terms of what? कि आप जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस करने पे आप उसको किस तरीके से देखते हो, मॉनेटरी यूनिट्स में देखते हो, नहीं, यूटिलिटी तो कंज्यूमर देखेगा। फिर वैल्यू और फिजिकल यूनिट में हमारे पास रहता है, तो वैल्यू तो हम ये देखते हैं कि कितनी, मतलब उससे उसको फायदा हो रहा है, वैल्यू मिल रही है। बट हम यहाँ पर क्या लेंगे, फिजिकल यूनिट्स, कि हम फिजिकल प्रोडक्ट को रिफर्स, उसको किस टर्म्स में मेजर करते हैं, हम फिजिकल यूनिट्स में मेजर करते हैं। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट इट इज अ सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हाँ जी, सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर में मार्जिनल प्रोडक्ट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो पर यूनिट आउटपुट टोटल प्रोडक्ट नहीं होता। पर यूनिट आउटपुट हमने पढ़ा था ना एमपी और उसमें एपी में, तो एपी को हम बोलते थे पर यूनिट, बट यहाँ पर सम टोटल वाला ये दोनों बनते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर है मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज व्हाट। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, टीपीएन माइनस में टीपीएन माइनस में 1, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सी इनमें से सही नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई करो। देखो हमने पढ़ा कि एपी क्या होता है, पर यूनिट, वही कि टोटल प्रोडक्ट में से हम पर यूनिट डिवाइड करेंगे वेरिएबल यूनिट, तो ये हमारा एपी होता है। यहाँ पर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये एपी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है इन्होंने। फिर एमपी भी हमने पढ़ा था, ये सही फॉर्मूला है। टीपी को हम इन दोनों का, एमपी का समीशन भी बोलते हैं,
तो हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन कौन कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होता। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या होता है? एमपी क्या हो रहा है? तब तक इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि जैसे एमपी डिक्रीज होगा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना शुरू कर देगा डिक्रीजिंग रेट पे, या फिर कहीं ना कहीं जब वो नेगेटिव चला जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। व्हेन एमपी इज जीरो, जब एमपी जीरो है तो क्या होगा? जब एमपी जीरो है तो कहीं ना कहीं हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वहां पर उस टाइम पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। हाँ, देर इज नो एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। हाँ जी, ये दोनों ऑप्शन होंगे। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना इनके फॉर्मूले में कि जब तक एमपी क्या है यहाँ पर नेगेटिव जब चला जाएगा तो वो भी टीपी भी डिक्रीजिंग होने लग जाएगा। जब ये जीरो होगा तो वो मैक्सिमम होगा, और जब तक ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ही हो रहा है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम उस पे होता है। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो एमपी की क्या होता है? इक्वल होता है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम पे उसे कट करता है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल, एमपी टर्न्स व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाता है इसलिए तो वो फॉल करने लगता है। द फिगर अलोंग साइड एमपी, द स्लोप ऑफ विच इज, ये क्या है? एमपी को दिखा रहा है, ये स्लोप क्या दिखा रहा है? इसका क्या स्लोप है? मतलब ये ऐसे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे है, हमारे इधर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो स्लोप है हमारा इंक्रीज भी नहीं कर रहा, डिक्रीज भी नहीं कर रहा, नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू जीरो। एपी, एपी कर्व इज व्हाट? हमारे पास हमने पढ़ा कि एपी के बारे में हमने पढ़ा, एमपी के बारे में पढ़ा, तो एपी का कर्व क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, अ नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, अ यू शेप्ड कर्व, या फिर हमारे पास क्या है? इनवर्स यू शेप्ड कर्व। ऐसे होता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है? इनवर्स यू शेप है ना। डिमिनिशिंग एमपी इम्प्लाइज व्हाट? कि डिमिनिशिंग एमपी यानी कि जो टीपी है वो अब हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एट द डिमिनिशिंग रेट। व्हेन इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 6, जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है 50 से 60 80 पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा? देखो, इनपुट ऑफ लेबर 4 से 6 हो गई, यानी कि 2 का कुछ चेंज आया। ठीक है, जो आउटपुट है वो भी क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कितने परसेंट से हो गया? 30। 30 का कुछ चेंज आ गया, तो आउटपुट बाय में हमारा इनपुट क्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 15, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कितना होगा? 15। When TP of one unit of labor is 10, MP of second unit of labor is 15. ठीक है, then TP of 2 units of labor is what? देखो, 1 यूनिट ऑफ लेबर में जो हमारा TP था वो क्या था? 10 था। 2 यूनिट ऑफ लेबर में हमारा TP क्या हो गया? 15 हो गया। 1 2 सॉरी 1 unit of TP is 10, ठीक है, एंड MP of second unit of labor is 15। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, when TP of first unit of labor is 10, ठीक है, और MP हमारा यहाँ पे होता है, MP क्या होता है? TP का वो माइनस, MP of second unit of labor is 15।
तो टीपी हमारा जो है सेकेंड यूनिट का वो कितना होगा। देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट पे है हमारे पास यूनिट्स है, यहाँ पे हमारे पास टीपी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एमपी है। फर्स्ट यूनिट पे हमारा टीपी 10 है, ठीक है। सेकेंड यूनिट की ये बात कर रहे हैं कि एमपी वहाँ पर 15 है, तो एमपी की फर्स्ट यूनिट कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि वो यहाँ पर ही इसके हिसाब से देखते हैं ना। और टीपी हमारा क्या होता है, इट इज समीशन ऑफ एमपी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड यूनिट कितनी होगी, 10 + 15 दैट इज 25, ठीक है। तो ऐसे निकलता है हमारा इसमें। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंड, हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, हम उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास आई गेस हाफ आवर हो गया हमें, पर कोई नहीं, वैसे फटाफट से कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट। शॉर्ट रन क्या होता है, वो पीरियड होता है जहाँ पर जो हमारे फर्म है वो क्या कर सकती है, अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाकर, क्योंकि फिक्स वाले तो फिक्स ही रहेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लीड्स टू व्हाट, शॉर्ट रन में क्या होता है हमारे पास, रिटर्न टू क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक यूनिट वेरिएबल होती है, एक फिक्स होता है, इसलिए वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। और स्केल किस में होता है हमारे पास, लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल इनपुट्स आर व्हाट, वेरिएबल होते हैं सारे के सारे। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद द फिक्स, जब हम वेरिएबल की फिक्स के साथ ज़्यादा वो करते हैं तो एमपी जो होता है हमारा वो क्या होता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। ये लो क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यही तो बोलता है ना कि जितने आप फिक्स करोगे वो होने लग जाएगा। रिटर्न टू स्केल्स आर एग्जिबिटेड बाय व्हाट, रिटर्न टू स्केल को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल हमारा कहाँ पर होता है, हमने पढ़ा था वेरिएबल प्रोपोर्शन में होता है, मतलब सॉरी लॉन्ग रन में होता है, क्योंकि वहां पर सारे क्या होते हैं, लॉन्ग रन में सारे क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। इन द लॉन्ग रन अ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट बाय व्हाट, लॉन्ग रन में स्केल बाय इंक्रीजिंग द स्केल, हाँ, बाय स्टिकिंग टू द सेम स्केल नहीं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, हाँ, क्योंकि लॉन्ग रन में देखो ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने उसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो प्लांट का, आप अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। शॉर्ट रन में ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, शॉर्ट रन में हम क्या है, सेम स्केल पे ही क्या रहते हैं, ये शॉर्ट रन में होता है सी वाला। फिर आता है हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर इज ड्यू टू व्हाट, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स, डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि जब आपको लॉस से ही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स फिक्स हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है फैक्टर्स के बीच में, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो इन्हीं वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी पोस्टपोन्ड थ्रू व्हाट, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है आप उसको कैसे मतलब वो कर सकते हो, ठीक, नई टेक्नोलॉजी लाके, सही है, डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट की, इसके अलावा कोई और हम ले आते हैं ताकि अच्छे से हमारा काम हो जाए, या फिर लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। तो एक नेगेटिव चीज़ आ गई यहाँ पर, दो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारे पास ये डी आंसर हो जाएगा। एमपी इज डिमिनिशिंग इन द स्टेज ऑफ व्हाट, एमपी हमारा क्या होता है, हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होती हैं, तीन स्टेजेस हमने पढ़ी थी कि इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न, और हमारे पास क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तो कहीं नेगेटिव रिटर्न से हम बोलते हैं, नहीं डिमिनिशिंग आई गेस। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में ही होगा। इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट, सही है, ये भी हमारे पास
मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग है, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीजिंग है। फर्स्ट स्टेज की बात की जा रही है। फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, हमारा इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, और हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, एमपी तो हमारा डिक्रीज ही हो रहा होता है ना, क्योंकि वो कभी इंक्रीज तो होता ही नहीं है। या फिर सॉरी 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 एमपी हमारा क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पर ऐसे पहले इंक्रीज होगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, कि पहले एमपी इंक्रीज हो रहा होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है, यहाँ पर एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरिएबल ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वेरिएबल फैक्टर्स होमोजीनियस हैं, आर इक्वली एफिशिएंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होती है, ये सब चीज़ें सही हैं। वेरिएबल प्रपोर्शन में ये सारी assumptions मानी जाती हैं। इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल 100% इंक्रीज इन इनपुट कॉज व्हाट। अगर 100% आपके इनपुट इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, 100% इंक्रीज इन आउटपुट, more than 100% आउटपुट, लेस देन 100% इंक्रीज इन आउटपुट। डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न होता तो हम बोलते कि भाई मोर देन हो रहा है, अगर कांस्टेंट होता तो हम बोलते कि 100% ही होगा। तो ये हमारे पास हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ये बहुत बड़ी हो गई है वीडियो, तो आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। Yeah, thanks for watching.